दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलेरिया हाउस। अनिका जब तक करण गुलेरिया के से बात करके कमरे से बाहर आई तब तक डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। अनिका अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनिका नहीं चाहती थी कि वो स्वाति के बारे में कमज़ोर पड़े और अपने पापा की हालत देखकर उन्हें सीधा ही बोल दे कि हाँ पापा, मेरी माँ जिंदा है। अनिका खुद अपने पापा से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका अपनी माँ की कमी उनकी लाइफ में साफ साफ देख पा रही थी। इसलिए अनिका नहीं चाहती थी कि वो अपने पापा से अपनी माँ के बारे में कुछ भी डिस्कशन करे। अनिका अपने इमोशंस को भली भांति कंट्रोल करना जानती थी, लेकिन थी तो वो भी एक इंसान ही। जब बात उसके पापा और मम्मी की आती थी तो ना चाहते हुए भी वो कमज़ोर हो ही जाती थी। इसलिए अनिका ने जल्द से जल्द करण के कमरे से निकलना ही बेहतर समझा। अनिका के निकलते ही करण और रोहित दोनों करण के कमरे में ही थे। अनिका के ऐसे सडनली कमरे से जाना करण और रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन दोनों ने ही सोचा कि शायद अनिका अपनी माँ का जिक्र आने से थोड़ी अपसेट हो गई होगी, इसलिए ऐसे अचानक से यहाँ से चली गई होगी। करण भी अब अनिका को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए करण ने भी अनिका को कुछ भी नहीं कहना बेहतर समझा। रोहित करण की परेशानी जबकि अच्छे से देख पा रहा था। रोहित ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, पापा आप अपना ध्यान रखिए। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो ठीक हो, लेकिन अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते जब तक वो शख्स हमें मिल नहीं जाता। अब रोहित भी करण गुलेरिया के कमरे से बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे करण गुलेरिया भी आ चुके थे। इधर खाने के टेबल पर ढेर सारे पकवान सजे हुए थे। बच्चे खुश होकर टेबल के चारों तरफ घूम रहे थे। टेबल को देखते हुए अब नंदनी मुस्कुराते हुए कहती है, तो बच्चों आज का डिनर कुछ खास है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बना है। नंदनी की बात सुनकर यश एकदम से खुश होकर कहता है, सच मम्मी, पिज्जा भी है क्या? अब सिद्धार्थ गुलेरिया हंसते हुए कहता है, पिज्जा? वो तो पहली चीज बनी है एक्स्ट्रा चीज के साथ। नंदनी अब प्लेट में गर्मा गर्म मिनी पिज्जा सर्व करती है। तभी नंदनी कहती है, ये रहा बच्चों का स्पेशल चीजी पिज्जा और साथ में फ्रेंच फ्राई। ये सब देखकर अब पिंकी कहती है, वाओ, और मम्मी मेरा फेवरेट पास्ता। अब श्रेया भी वही होती है, तो श्रेया कहती है, रेड सॉस वाला, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्वीट एंड लेस चीजी वो भी है। अब रिया झाँक कर उस सब डिशेज की तरफ देखते हुए कहती है, और मामी मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तभी नंदनी हंसते हुए कहती है, मीठा तो डिनर के बाद मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल संडे भी है। सब बच्चे ताली बजाते हैं। अभी तब रोहित कहता है, तो आज के मेन्यू में क्या क्या है बच्चों, सुन लो। तभी अनिका घोषणा करते हुए कहती है, मिनी चीज पिज्जा, रेड सॉस पास्ता, फ्रेंच फ्राई, चीज बाउल, फलों वाला जूस, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट ट्रफल केक। अब अनिका के मुंह से ये सारे डिशेज का नाम सुनकर बच्चे एकदम से खुश हो जाते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, ये। करण सब बच्चों को ऐसे अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को पूछते हुए देखकर खुश होते हुए कहता है, कहीं ना कहीं क्योंकि करण का भी बच्चों को की खुशी में एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। और करण अब हंसते हुए कहता है, हमारे घर का डाइनिंग टेबल आज बच्चों का रेस्टोरेंट बन गया। अब सभी हंसते हैं और खाना शुरू करते हैं। खुशनुमा माहौल के साथ आज का डिनर हो जाता है। सभी के खाना खाने और थोड़ी देर बात करने के बाद अब अनिका कहती है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। रोहित अनिका की बात सुनकर ही अब हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। जब अनिका और रोहित जाने के लिए तैयार हुए तो रिया ने कहा, मॉम हम लोग 2 दिन के लिए यहीं पर रुक सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे अभी और अपने छोटे भाई के साथ खेलना है। अनिका रिया की बात को सुनकर रोहित की तरफ देखने लग जाती है। अनिका कोई जवाब देती उससे पहले ही करण गुलेरिया ने कहा, क्यों नहीं, आखिरकार तुम लोग इतने दिन के बाद जो आए हो, 2 दिन तो अब रुकना ही चाहिए तुम लोगों को। अब अनिका ने भी अपनी तीनों बच्चों रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को वहां रुकने की परमिशन दे दी थी।
लेकिन उसने आंखों ही आंखों में बच्चों को ये भी बता दिया था कि उनका क्लोन वाली बात या उनके यहाँ आने वाली बात किसी को भी पता नहीं चल जाए कि वो लोग यहाँ पर इतने दिनों से नहीं थे। अब अनिका और रोहित अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। कार शहर के बाहर की सड़क पर चल रही थी। मध्यम सी म्यूजिक गाड़ी में बज रही थी। आज रोहित खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो कार में सिर्फ रोहित और अनिका ही थे। अनिका हल्की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन हम गुलेरिया हाउस से छोड़ देंगे। अब रोहित कहता है उसी ओर देखते हुए, फिर मुस्कुरा कर वापस सड़क की ओर। अब रोहित कहता है, अनिका आखिर है तो वो गुलेरिया हाउस ही, हम वहाँ तो नहीं रह सकते ना। रोहित की बात सुनकर, क्योंकि अनिका आज कहीं ना कहीं बच्चों को फिर से बहुत मिस कर रही थी, अब अनिका कहती है, हमें बच्चों की बहुत याद आएगी, 2 दिन निकालना कितना मुश्किल होगा। थोड़ी ही देर की बात है पर फिर भी दिल भारी है। रोहित एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा उसका हाथ अनिका का थाम लेता है। रोहित कहता है, कुछ पल अपने लिए भी जरूरी है अनिका, ये जो चंद घंटे हैं सिर्फ तुम्हारे और मेरे हैं। अनिका अब रोहित की तरफ देखती है, उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ जाती है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा तुम आजकल बहुत रोमांटिक नहीं हो गए हो। अब रोहित हंसते हुए कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें फिर से थोड़ा थोड़ा हर दिन प्यार कर रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर अब अनिका खिड़की के बाहर देखती है। पेड़ों की कतार, रात की मध्यम सी रोशनी उसके चेहरों पर पड़ रही थी। अनिका अब रोहित से कहती है, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, वैसे ही जैसे हमारा रिश्ता, उतार चढ़ाव वाला पर हर मोड़ के साथ। अब रोहित कार को स्लो करता है और एक शांत मोड़ पर गाड़ी रोक देता है। अब रोहित कहता है, चलो अनिका 5 मिनट यहीं बैठते हैं, इस खूबसूरत पल को बस महसूस करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब वो कार बंद होती है, म्यूजिक थोड़ी ऊंची हो जाती है। रात की ठंडी में बाहर हवाएं चल रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अब अनिका धीरे से कहती है, तुम साथ हो तो पता नहीं मिस्टर मारवा हर जगह अपनी सी लगती है। अब रोहित कहता है, और जब तुम साथ हो तो हर दिन मोहब्बत लगता है। धीरे से रोहित अब अनिका के माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। ऐसे ही रोहित और अनिका दोनों बातें करते हुए मारवा हाउस में पहुंचते हैं। अनिका सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई थी। वहीं रोहित को अपने फ़ोन पर एक फ़ोन आ गया था, इसलिए वो भी वहां पर रुककर बात करने लग जाता है। तब तक रोहित वापस से अपने कमरे में आया। तब तक अनिका ने चेंज कर लिया था और वो एक फाइल पढ़ रही थी। रोहित ने आकर अनिका की कमर को पकड़ते हुए कहा, क्या बात है अनिका, कहीं डॉक्टर अमृता फिर से वापस तो नहीं आ रही है ना। रोहित की छेड़ने वाली बात को सुनकर अब अनिका रोहित की तरफ पलट जाती है और फिर कहती है, अभी के लिए तो मिस्टर मारवा नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही डॉक्टर अमृता भी लौट आएगी। तभी अनिका अपने हाथ में रखी फाइल को रोहित की तरफ करते हुए कहती है, ये देखिए मिस्टर मारवा, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया था, क्या तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया था? क्या आप ये नहीं जानना चाहते? अनिका की बात सुनकर रोहित अपनी गर्दन ना में हिला देता है। हालांकि रोहित अनिका की बात सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों किया था, वो भी उसकी परमिशन के बिना। ऐसा नहीं था कि रोहित अनिका पर ट्रस्ट नहीं करता था, और रोहित जानता था कि अगर अनिका ने ऐसा कुछ किया है तो जरूर उसका कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। उसके बाद अनिका रोहित और आकाश के बारे में आकाश और रोहित की ब्लड में पाए गए हीलिंग पावर ड्रग के बारे में रोहित को बताती है कि क्यों उनकी बॉडी जल्दी से गहरे जख्म को जल्दी से हील कर लेती थी। सारे जख्म एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा जल्दी से भर जाते थे, और साथ ही आकाश और रोहित की बॉडी में ड्रग कैसे गया, ये सारी बातें रोहित को बताती है। हालांकि अनिका यहाँ पर रोहित को डायरेक्ट ये नहीं बताती है कि स्वाति मल्होत्रा ने, मतलब अनिका की माँ ने ही रोहित के शरीर में इस ड्रग को इंजेक्ट किया था। अनिका की सारी बात सुनकर रोहित एक साइड चला जाता है और फिर कहता है, कमाल की बात है ना अनिका, तुम्हें पता होता है कि हमें पता होता है कि हमारे खिलाफ हमारे ही साजिश कर रहे हैं, और फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें रिश्तों के लिए कई बार ऐसे जख्म खाने पड़ जाते हैं जिन्हें सहन कर पाना कितना मुश्किल होता है। रोहित की बातें सुनकर अनिका कहीं ना कहीं समझ जाती है कि शायद रोहित को ये बात अच्छी नहीं लग रही। रोहित शायद
थोड़ा सा उदास है। अनिका समझ जाती है रोहित अपने पास्ट की वजह से आज भी अंदर से टूटा हुआ है। आखिरकार रोहित को भी तो बचपन से ही माँ और बाप में से किसी का भी प्यार नहीं मिला था, जैसे कि अनिका को नहीं मिला था। जब आयशा मारवा को मजबूरी में रोहित से दूर होना पड़ा था, वही हंसराज रोहित के पापा ने भी कभी रोहित के साथ ठीक नहीं किया था। यहाँ तक कि हंसराज ने रोहित को उसी की कंपनी से निकालने की साजिश की थी। हालांकि यहाँ पर आयशा मारवा रोहित को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। रोहित की सिक्योरिटी को देखते हुए वो रोहित के बचपन से ही उससे दूर रही। आज फिर से रोहित को वो सारी बात याद आ रही थी। रोहित को ऐसा उदास देखकर अनिका ने रोहित का ध्यान भटकाने के लिए रोहित को जल्दी से हक कर लिया। रोहित को अनिका का ऐसे उसे अचानक से हक करना अच्छा लगता है और वो समझ जाता है कि अनिका ने ऐसा क्यों किया, ताकि वो भी सब बातों से परेशान ना हो। और अब रोहित के फेस पर ये सब सोचते हुए एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब अनिका रोहित को कहती है, एक बात और है मिस्टर मारवा, और इतने टाइम बाद पता नहीं क्यों फिर से इंस्पेक्टर अब्बास का मुझे कॉल आया है। उन्होंने मुझे किसी केस के बारे में मुझसे बात करनी है, इसलिए वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अनिका ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अब तक जब तक मैंने, क्योंकि सिवाय घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मेरी याददाश्त आने की बात बाहर किसी को भी पता नहीं है, फिर भी इंस्पेक्टर अब्बास को मेरी क्या हेल्प चाहिए किस केस में। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, ये तो तुम्हें कल उनसे मिलकर ही पता चल पाएगा, लेकिन क्या अगर तुम्हें लगा कि तुम इंस्पेक्टर अब्बास की हेल्प कर सकती हो तो क्या तुम उनकी हेल्प करोगी? यहाँ पर रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपनी याददाश्त वापस आने के राज किसी से छुपाना चाहिए, क्योंकि जिस ड्रग को छुपाने के लिए मैंने ये अपनी याददाश्त छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दमयंती देवी या उसके किसी भी आदमी को ये पता चले कि मेरे याददाश्त वापस आ चुकी है और वो फिर से वो सब अपने काम शुरू करे, इसलिए मैंने ये सब किया था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता मुझे ये ज़्यादा देर तक छिपाना चाहिए, क्योंकि जिस कारण मैंने ऐसा किया था वो काम अब ख़त्म हो गया है और फिर इंस्पेक्टर अब्बास को ये राज बताकर मैं कोई खतरा भी नहीं उठा सकती। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, तुम जो भी फैसला लोगी वो ठीक ही होगा, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखना कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ हमेशा से ही हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। रोहित की बात सुनकर अब की बार अनिका अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित अनिका से कहता है, ओके अनिका, रात ज़्यादा हो चुकी है, आई थिंक अब हमें सोना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी सुबह जल्दी उठ के इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने जाना है और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा। अब रोहित और अनिका दोनों ही अब बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए। अब रोहित को पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चे 2 दिन के लिए ही आए थे और वो गुलेरिया हाउस में रुक गए थे, इसलिए रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित को अब फिर से बच्चों की याद आ रही थी। अनिका ने रोहित के फेस को देखकर ये अनुमान लगा लिया था कि कहीं ना कहीं रोहित भी अनिका की तरह बच्चों को याद कर रहा है, इसलिए अनिका जाकर सीधे रोहित को उसके एक हाथ को सीधा करके उसे हक करते हुए रोहित के पास ही लेट जाती है। इसी प्यार के आवाज में पता नहीं दोनों को कभी दोनों की आंख लग जाती है और वो दोनों जल्दी ही सो जाते हैं। अगली सुबह रोहित अनिका से पहले ही उठ गया था। रोहित जल्दी से उठकर अपने जिम में जाकर वो जल्दी से अपना शावर लेकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। जब अनिका की आंख खुलती है तो अनिका देखती है कि रोहित बेड पर नहीं था। अब जल्दी से अनिका अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो फ़ोन में 9 बजे रखे थे। अनिका अब जल्दी से उठती है और उठकर अपना शावर लेती है। अपनी वो रूटीन कार्य करने के बाद वो फिर से रेडी होने लग जाती है। अनिका ने आज एक सिंपल सी कुर्ती पहनी हुई थी, साथ में उसके साथ एक जींस पहनी हुई थी। अनिका अपनी मारवा सिक्योरिटी के साथ जल्दी से ही वहां से कार में बैठकर निकल जाती है। अनिका अब उस एड्रेस पर पहुंच चुकी थी जो एड्रेस इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को मैसेज में सेंड किया था। अनिका वहां पर जाकर देखती है तो ये एड्रेस एक कैफ़े का था जिसमें ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। इसको देखकर अनिका भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होती है और वो सोचती है कि अच्छा हुआ इस कैफ़े में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि अनिका को पहले से ही ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी।
अनिका जब अंदर कैफे में जाती है तो वो देखती है कि इंस्पेक्टर अब्बास ने कैफे में किसी एक कोने में ही अपनी टेबल बुक करा रखी थी। जब वो वहां पर जाती है तो उस टेबल पर एक इंस्पेक्टर अब्बास और उसके साथ एक आदमी और बैठा हुआ था। जब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाती है तो इंस्पेक्टर अनिका से कहते हैं हेलो अनिका। अनिका भी साथ में इंस्पेक्टर अब्बास से हाथ मिलाती है और कहती है हेलो इंस्पेक्टर अब्बास, कैसे हैं आप। इंस्पेक्टर अब्बास फिर अपने साथी को इंट्रोड्यूस कराते हुए इंस्पेक्टर अब्बास फिर अनिका को एक चेयर पर बैठने का इशारा करते हैं। तभी अनिका जाकर उस चेयर पर बैठ जाती हैं। फिर इंस्पेक्टर अब्बास अपने साथी का अनिका से परिचय कराते हुए कहते हैं अनिका, ये है विशाल, ये इसी केस में मेरे साथ काम कर रहा है। अब अपने साथी विशाल से कहते हैं विशाल, ये है अनिका। अनिका एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और इस केस में इनके अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर विशाल अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो अनिका भी उसके साथ हाथ मिला लेती है। उसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को बताता है कि दरअसल जब ऑफिसर भूमिका का किडनैप हुआ था तब वो एक केस के सिलसिले में वहाँ गए थे। दरअसल उन लोगों को खबर मिली थी कि कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में कोई खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई भी सबूत कहीं पर भी नहीं छोड़ा था। लेकिन हमें कुछ दिन पहले एक ऐसा इंसान मिला जो बहुत ही अजीब था। उसकी हरकतें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये कोई इंसान है या कोई जानवर। उसकी हरकतें और आंखें बिल्कुल एक जानवर की तरह ही थी। उसने कई लोगों को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था कि उनका बच पाना भी मुश्किल था। उसका वार ऐसा था जैसे कोई जंगली जानवर अपने किसी शिकार को मार रहा हो। हम जब तक उसे पकड़ पाते हैं तब तक उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उसके अंदर किसी जानवर का डीएनए डाला गया था, जिससे वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। जब हमने उसकी तलाशी ली थी तो पता चला कि वो उसी मेंटल हॉस्पिटल का मरीज था। इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहता है हमें इस केस को सोल्व करने के लिए तुम जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है। प्लीज़ अनिका, ना मत करना, हमारे पास उसका डीएनए भी है। हो सकता है कि इससे तुम्हें कोई मदद मिले। ये जानने में कि ये सब कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर अब्बास की सारी बात सुनकर अब अनिका कहती है इंस्पेक्टर अब्बास, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं काफ़ी समय पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। मैं पहले अभी डॉक्टर अमृता की तरह काम तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अपनी याददाश्त खो जाने के बाद मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई फिर से शुरू की है। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन जितनी हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। अनिका ये कहते हुए विशाल की तरफ देख रही थी, क्योंकि अनिका को विशाल पर किसी तरह का शक था। जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।